जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग लेके आए हैं। जैसे आप लोग को पहले से ही इसके बारे में बता चुके हैं कि अल्टरनेट डे पे चलती है हम लोग का एक दिन जैसे यूनिक पब्लिकेशन, तो दूसरे दिन रुकमणी पब्लिकेशन। ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस है। इसमें आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, ये जो होने वाली हम लोग का प्रीवियस ईयर हो रही है इसमें। तो आज जो होने वाली है 7वें क्रम की बिहार SSC प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो है 25/12/2020 में पूछी गई है। तो आइए इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाली है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। देखिए, बिहार SSC प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25/12/2020 में पूछी गई स्मृति पर आधारित है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है हम लोग का इसमें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला हम लोग का रीजनिंग मिलता है दोस्तों। देखिए क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम लोग को परस्पर बदल देना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन बेसिस पे आपको रख के देखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ 6 और 12, ठीक है। आंसर आपकी सी राइट आंसर होगी। 6 और 12 को आप चेंज करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो परस्पर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि आपको 12 के बदले 6 रखना है और 6 के बदले 12 रखना है ना। ये सभी में करना है आपको, तब जाके ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। या फिर इसे बना के भी सॉल्व करके दिखा देते क्या। देखिए 8 रहेगा प्लस यहाँ पे 6 डिविजिबल 9 मल्टीपल 12 -4। ठीक है, अभी से सॉल्व करिए कितनी आ रही है। यहाँ प्लस है दोस्तों, ये आपकी आ जाएगी बाई 9 मल्टीपल 12 रहेगी। 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से 3 2 जा 6, यानी 4 2 जा 8, 8 और 8 16। ठीक है, 16 में से 4 घटाइए तो 12। ठीक है, इधर तो हमारा LHS में 12 आ गया। अब RHS की बारी। चलिए इसको 6 करते हैं, डिविजिबल तो रहेगा ही। इसको 12 मल्टीपल 8 प्लस 9 -1। याद रखें ये हमारा जो आया है 12 आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी 6/12 गुन्ने 8, काटिए इसको, 4 3 12, 4 दूना 8, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 9 4 कितना होता है 13, 13 में से 1 गया तो 12 आ गया ना, दोनों दो इक्वल LHS और RHS। तो आंसर नंबर हमारा सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए कि 50,000 रुपया का 12% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता होगा, तब क्या होगा। दोस्तों, तो देखिए अर्धवार्षिक के बारे में बोला है ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए अर्धवार्षिक दर कर रहा है तो 6 सक्सेसिव मेथड भी बना रहे हैं दोस्तों, 6/100। तो कितने आ जाएंगे टोटल 12.36, क्योंकि ये दोनों 12 हो जाएंगे और 36, तो यानी 0.36 दोनों को ऐड करेंगे तो 12.36 हो जाएगा। और अभिष्ट दर में अंतर जो है हमारे पास कितना है 12.36 -12, यही है ना। तो अंतर कितना हो जाएगा 0.36 का डिफरेंस आएगा हमको। और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारे पास 50,000 गुने 0.36/100। इसको डेसिमल को उड़ा दे तो एक और 100 आ जाएगा आपके पास। यहाँ कितना बच गया 4, और यहाँ पे भी 4, इसको काट दीजिए, 5 और 36 में गुणा करिए, 36 बच्चे 180। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 180। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला देखें कि 47/11 का मान दशमलव भिन्न में क्या है, ये हमें बताना है। दशमलव भिन्न में तो इसे आप डिवाइड करिएगा, 47 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए 47। ऐसे आप डिविजुअल मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करिएगा तो 4 पॉइंट समथिंग तो आएगा, यानी 44, और 3 आ रहा है 0, यानी 4.2
2 से तो स्टार्ट होगा कन्फर्म है। ये हो या तो ये हो, या तो ये या तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रेकरिंग वाली बात ये तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट है नहीं, तो डी यूं ही कट गई। अब आते हैं हम लोग बी, ए और सी के बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ 22 रखेंगे तो 8 आई, 0 तो 7 टाइम्स, ठीक है, तो 77, 77 में से तो 3 बच गया, 0, फिर हम रखेंगे 2 तो 22, फिर आ गई 8, फिर 0, फिर 7, यानी बार बार हमें क्या आ रही है 2 और 7, 2 और 7 दो ही बार नहीं बल्कि बहुत बार आएगी, इन्फिनिटिव टाइम्स। तो आंसर हमारा सी बनेगा, क्योंकि 2 और 7 की पावर रेकरिंग डाल देंगे, इसका मतलब तो आपको पता ही है रेकरिंग का मतलब कि वो रिपीटेड है ना, वो पुनः आवर्ती है, मतलब आते ही रहेगी वो। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते, ठीक है, तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं कुल सही बनाए गए प्रश्नों की संख्या उसके पास x है, और गलत बनाए गए कितना होगा, तो 50 में से ना बनाया होगा, 50 में से x निकाल दीजिए तो वो गलत बनाया होगा। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रश्न चलते हैं, चलिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उसे 2 नंबर मिल रहा है सही, तो 2x माइनस ये 50 में से जो x घटेगी ये किसके इक्वल में आएगी, 70, क्योंकि टोटल अंक उसको 70 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं 2x माइनस ये 50 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x इक्वल 70। तो ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, और उधर जुड़ जाएगा ये, तो 7 और 5 12, 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/3, काटिए 3 चौका, यानी 40 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40। तो हमें तो वही निकालनी थी ना कि कुल सही बनाए गए प्रश्न, तो कुल सही तो यही था मेरा x के बदले कितना है 40, यानी 40 उसने सही बनाया है 50 में, 10 वो गलत बनाया है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति ABCD में समाहित है, उस विकल्प को चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति शामिल है। आप लोग पहले प्रश्न आकृति को सही से जज कर ले, ठीक है, देख लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग उत्तर आकृति को देखते हैं। देखिए इसमें कौन सी आपकी मैच कर रही है, ये पूरी तरह से सटी हुई प्रश्न आकृति में जो है ये पूरी तरह से सटी हुई, एक दूसरे टच है। तो कौन सी इसमें टच है, ये तो है नहीं दोस्तों, इसमें तो है ही नहीं, और ये तो पूरे अलग है। तो आंसर बन गया क्या है हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, छूट से एक पुस्तक को बेचता है 20 और 25% लाभ कमाता है। मतलब एक पुस्तक विक्रेता जो है अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें निकालना है कि क्या होगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग। क्रय मूल्य जो होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, CP माइनस 10 होगा ना, बट्टे, और जो हमारा अंकित मूल्य होगा ये होगा कितना 100 प्लस, इसको हम 100 ले लेते हैं, 100 प्लस 25 होगा, घटाइए तो ये 90, और बट्टे ये कितना हो जाएगा 125 होगा ना। चलिए इसे ब्रेक करिए, 5 से काट सकते हैं हम लोग, 18 टाइम्स में 18 पच्चीस 90, और 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, यानी 18:25 आ रहा है, इससे छोटा तो होगा नहीं। तो आंसर नंबर राइट आंसर हमारा ए बन गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या बोल रहा है कि आरेख उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, नर्तक और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस खंड की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नर्तक नहीं है। नर्तक नहीं है मतलब कहने का मतलब ये है ना, ये नहीं हो सकता है, तो ये वाले इधर को हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। तो बच कौन गया, गायक भी है और कवि भी है। तो आंसर नंबर टी हमें निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहीं से आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या बी बन रहा है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यूनेस्को संस्कृति विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, हमीदा बानो बेगम के द्वारा कराया गया था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम बताए दोस्तों आपको, हुमायूं की पत्नी थी, है ना। इसको हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता था। इस मकबरे का जो है खाका हाजी बेगम के मुख्य वास्तुकार जो है ईरान फारस के मिराक मिर्जा गयास ने तैयार किया था। इस मकबरे का निर्माण जो है 4 बाग योजना के अनुसार की गई थी। अगला देखें, तो ये जो है हमारा दोस्तों करेंट अफेयर है, तो इसे आपको देखना नहीं। करेंट अफेयर के लिए ऐसे मैंने स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर लाया है और वो चला रहे हैं दोस्तों, वो जरूर देखिए। वार्षिक अंक के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, है ना, जिसमें करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न परिपथ में ए एवं बी मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कितना होगा? तो 1.5 ओम हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखा जाए कि देश का पहला फ्रेट विलेज मतलब माल भाड़ा गांव बनेगा कौन? कौन बनेगा? तो आंसर बनेगा बी, वाराणसी में बनेगा। देश का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बनना शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल परिवहन के तहत इस योजना को विश्व बैंक की सहमति के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री और नीति आयोग के मंजूरी दी है। इसका कार्यान्वयन अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? कौन है? तो आंसर बनेगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें लोहा का अंश 70% होता है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है। कौन सी योजना है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया शुरू कब किया जाता है दोस्तों? तो यह शुरू किया जाता है 2014 में, सितंबर में शुरू किया जाता है। यह भी याद रखें, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को शुरू किया जाता है। इसे भारत का एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल बनाने तथा विनिर्माण डिज़ाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ कितना 25 तथा उनका अंतर 13 है। तो हमें गुणनफल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे कि बोल रहा है दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग 25 है और x माइनस वाई का योग x माइनस वाई का अंतर जो है 13 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे क्या ये कैंसिल, यानी 2x इक्वल ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और ये 3 काटिए इसको 19, यानी x की वैल्यू 19 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू आप यहाँ पे x की वैल्यू रखें तो 25 में से 19 घटेगा तो 6। आपने अब फाइंड करना क्या है? तो आपको गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल 19 6 जा 114 114। तो आइए 114 देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी बन रहा है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है ना। कोयला भी है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन है। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो है पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अगला देखिए कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ये अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी है। तो देखिए बोल रहा है 12 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यही है ना। हमने एसपी रख दिया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस
बाई सेलिंग प्राइस कर सकते हैं इक्वल 8/12 लिख सकते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 8 और सेलिंग प्राइस हमारा 12, मतलब हम खरीद रहे हैं 8 रुपये में, बेच रहे हैं 12 रुपये में, तो हमें फ़ायदा कितना का हुआ 4 रुपये का। तो 4×100 खरीद कितना के रहे 8 रुपये में, तो 4 से काटी 2 टाइम्स में, 2 से काटी 50, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 50% का उसे लाभ होगा, है ना। अगला प्रश्न देखा जाए, यदि इसको कोड में ये लिखा जाता है तो इसे बताना है क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी को ऐड करके देखिए क्या वही आ रही है हमारे पास आंसर। 18 होता है आर का, ठीक है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है और एच का 8 होता है। ये सभी को आप ऐड करेंगे दोस्तों तो आपके पास 66 आएगा, ठीक है। तो इस गर्ल को भी ऐड करिए, इसका होता है 7, इसके बाद आई का 9, इसका 18, इसका 12, तो सभी को ऐड करिए। ये 30 हो गया, 39 हो गया और ये 46 हो गया। तो आंसर देखिए 46 ऑप्शन नंबर आपका बी, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखा जाए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है बताइएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ताशकंद है, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी। और तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई की आबू धाबी है। अगला देखें कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, कितना है 84, आंसर सी बनेगा। 84 जो है दोस्तों यह आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, तो वो है 47। देखिए पोर्टो-नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो-नोवा किस देश की राजधानी है, तो आंसर बनेगा आपका डी, बेनिन की राजधानी है। कहाँ की है, बेनिन की राजधानी है पोर्टो-नोवा। अन्य देश की राजधानी जो है दोस्तों अंगोला की राजधानी क्या है, तो अंगोला की राजधानी बता दें लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ग्वेन का क्या है, तो इसका जो है दोस्तों लिबरविले इसकी राजधानी है। और लाइबेरिया की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो लाइबेरिया की राजधानी है आपकी मोनरोविया। कहाँ पे है, मोनरोविया में है, ठीक है। तो आंसर हमारा बेनिन है पोर्टो-नोवा की। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से कौन प्राप्त होता है खनिज, तो आंसर बनेगा हमारा थोरियम प्राप्त होता है ना, राइट आंसर बनेगा डी, थोरियम प्राप्त होता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम पाई जाती है। पुस्तक वी आर डिसिप्लिन्ड के लेखक कौन है। वी आर डिसिप्लिन्ड पुस्तक के लेखक हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं दोस्तों, तो देखिए ये जो है पुस्तक वी आर डिसिप्लिन्ड के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। इन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में, कब 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। कैलाश सत्यार्थी तो भारत के हैं लेकिन मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तान के हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। 24/4 तो यहाँ पे क्या आने वाली है, तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे आएगी। देखिए आपने यहाँ पे 4 और 3, ये हो जाएगा 12 और 5 को इससे डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और इसको गुना करिए 12, तो 12 दूना 24 आ गया। तो इसको भी गुना करें 2 और इसको डिवाइड करें 2, 2 दूना 4 आ गया। चलिए इससे आप गुणा करें 5 और इसको डिवाइड करें 2, 5 2 जा 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, क्या है प्रश्न कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तब दर्पण में बस की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी
आगे या पीछे होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए आपके पास u दिया है, कितना है -4 मीटर, उत्तल दर्पण है इसलिए माइनस, ठीक है। f आपके पास r/2, r कितना है 4/2 काटी यानी 2 मीटर। तो आप निकालिएगा यहाँ पे दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/h 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे रखें 1/v हमें फाइंड करना है, तो 1/v इक्वल 1/2 प्लस 1/4, दोनों को ये करिए तो कितना हो जाएगा 4 और ऊपर 2 1 एंड 3 यानी 3/4/3 आ जाएगा। v की वैल्यू अपोजिट हो जाएगा ना, 4/3 3/4 आएगा हमारा इसका 1/v का 3/4। तो हम यदि v का वैल्यू फाइंड करें तो 4/3 होगा ना, ठीक है। अब इसे डिवाइड करें तो 1.33 मीटर, और कहाँ पे बनेगा तो पीछे बनेगा। तो आंसर नंबर हमारा राइट आंसर बी बनेगा। 1 लाख रुपए का 9 माह के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। जब तिमाही होगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 9/3 यानी 3 ईयर हो जाएगा, और हमारा रेट जो होगा 4/4 यानी कितना हो जाएगा 1%, ठीक है। टाइम 3 साल और रेट 1%। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको पता फॉर्मूला होगा दोस्तों, क्या होता है कि a इक्वल p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n या t रखते हैं हम लोग। देखिए p की वैल्यू 1 लाख दी हुई है हमारे, ठीक है। p की वैल्यू 1 लाख, 1 प्लस r की वैल्यू 3 दी हुई है, तो चलिए r की वैल्यू 1 है, और टाइम जो है हमारा 3 है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे यदि हमें निकालना होगा CI, तो CI का फार्मूला क्या होता है, इसमें से बस P को आप घटा दीजिएगा तो ये CI हो जाता है ना। तो बस हम लोग वही कर लेते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 1 लाख जो हमारे पास है, इसको आप ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा 101/100, इसको 3 टाइम माइनस करना है इसमें से 1 लाख। चलिए यहाँ पे टोटल 5 जीरो होंगे, गुणे 101 यहाँ पे टोटल नीचे 6 जीरो हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपके 101 गुणे 101 और माइनस में 1 लाख रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच कितना गया, तो 101 गुने 3 और बाई 10 में से 1 लाख घटाना है। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 10,303 रुपया 1 पैसा में से 1 लाख घटा दीजिए, तो कितना आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे दोस्तों टोटल आपके आएंगे 1,03,030 रुपये आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 330.10 इतना आ जाएगा, यानी एक कह सकते 10, छोड़िए 10 तो उतना आएगा नहीं। तो देखिए 3,030 कौन है आंसर में हमारा 3,030, तो आंसर कौन सी मैच कर रही है दोस्तों, 3,030 ऑप्शन नंबर आपकी डी आ रही है ना, तो राइट आंसर डी बनेगी। अगला देखें, यदि P प्लस क्यू प्लस आर एक दिया हुआ है, PQ प्लस क्यू आर प्लस RQ P इक्वल 1/3, तो हमें PQR का वैल्यू पता करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं दोस्तों, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 1, ठीक है। PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल 1/3 दिया हुआ है अकॉर्डिंग प्रश्न। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि P इक्वल Q इक्वल R इक्वल 1/3। तब हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तब हमारे पास 1/3 1/3 1/3 सभी आएंगे। यहाँ पे एलसीएम आप 3, तो 1 1 1, तो ये क्या आया हमारे पास 1 1 1, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए। अगला देखिए, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह है,
यो योकोहामा योकोहामा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ओसाका यहाँ की मैनचेस्टर है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। नागासाकी यहाँ का एक शहर है। अगला देखें, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कितना वर्ग है इसमें। कितने वर्ग है दोस्तों? तो इसमें काउंट करना होगा आपको। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, एक 6, यूँ तो 6 बन गया दोस्तों। और एक देखिए ये 7 बन गया, और एक ये देखिए 8 बन गया। अब कोई तो नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारे पास राइट आंसर डी आ गया। 8 टोटल इसमें वर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं सूचीबद्ध एवं सूचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो वह कौन सा है? आंसर बनेगा ए, विशाखापट्टनम है। कौन है दोस्तों? विशाखापट्टनम, जिसे चट्टान को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। यह बंदरगाह पूरी तरह सुरक्षित, प्राकृतिक और काफ़ी गहरा है ना। यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकलने के कारण यह बंदरगाह तूफानों में स्वतः सुरक्षित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, चिल्का झील। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। यह भारत की खारे पानी की बृहत्तम झील है, मतलब लैगून झील इसको हम लोग बोलते हैं। और सांभर झील जो है दोस्तों, यहाँ पे सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। यह अधिक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। यह भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शन करने वाले विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए बेरोजगार युवा यही है ना, बेरोजगार युवा प्रदर्शन करने वाले का हमें विकल्प को चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या बनेगा इसमें। तो आंसर आपकी जो बनेगी ऑप्शन नंबर बी बनेगी, 3, 5, 6, 7। 3, 5, 6, 7 यही है ना हमारा बेरोजगार युवा। तो आंसर नंबर बन गई बी। अगला देखिए, संख्या जो है 486582 में 8 स्थानीय मानों में अंतर हमें बताना है। तो स्थानीय मान आपको पता है दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे 8 है, इसके बाद जितने भी डिजिट बढ़ते सब जीरो हो जाएंगे। तो लिखिए 8, 1, 2, 3, 4, टोटल इतना जीरो है, 4 है। उसके बाद 8 के बाद मात्र एक संख्या है, तो 8 और 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के बीच में अंतर निकालिए। इसमें अंतर तो 0, ये 2 हो गया, ये 997 यानी 7992, 7992 ऑप्शन नंबर यहीं पे दिख रहा है आपकी डी। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है? इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो यह कौन था और कौन मुगल शासक था? तो आंसर बनेगा आपका जहांगीर था। आंसर बनेगा सी। ईश्वर की श्रद्धा, धार्मिक या पवित्र लोगों से संबंधित चीज़ों या धार्मिक रूप से उल्लंघनीय कार्य का अपमान व अवमानन मतलब इस निंदा कहलाता है। मुगल शासक जो था जहांगीर ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। अगला देखिए, श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। 3 से 7, 7 से 15, तो अगली संख्या क्या आएगी? फिर 63, फिर 127। तो अब देखेंगे कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, 3 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, 6 + 1 यानी 7 आएगी। अब 7 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, 14 + 1 जोड़ेंगे तो 15 ही तो आएगी। तो 15 को भी 2 टाइम्स मल्टीपल करें यानी 30 + 1 31। आंसर नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि दिए गए विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है। चांदी, सोना, लोहा, पित्तल। तो कौन एक समान है दोस्तों? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, कांसा जो है राइट आंसर डी बनेगा इसका। सभी जो दी गई है धातु, अतः कांसा भी एक क्या है? धातु है। कांसा भी क्या है कि दोस्तों? धातु है। तो आंसर बनेगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखें कि कौन सी आकृति जो है मुख्य आकृति के छायांकित भाग को पुनर्व्यवस्थित करता है?
तो देखिए प्रश्न आकृति आपके पास सामने रखी हुई है, उत्तर आकृति हम लोग चलिए देखते हैं। तो कौन सी छाया इंगित करेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपकी राइट आंसर बनेगी सी। अगला प्रश्न देखें कि 10 न्यूटन का एक बल्ब किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर उसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 तथा m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? कितना त्वरण उत्पन्न होगा? चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। m1 और m2, यह जो है F टोटल कितना है? 10 न्यूटन है मेरा। m1 इक्वल क्या हो जाएगा? F1/A1, तो कितना है? 10, ये दिया है, ये भी 10, काटिए, यानी 1 kg आ गया। और m2 की बारी, अब m2 इक्वल F2/A2, ये दिया है 10, अब ये 20 हो जा रहा है, 20 है, तो काटिएगा तो ये कितना? हाफ kg हो रही है। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? मास 1 और मास 2 जो है दोनों को हम लोग कि m1 प्लस m2 इंटू A इक्वल F होगा, मास इंटू एक्सलेशन इक्वल फोर्स होता है। तो हमें यहाँ पे A फाइंड करना है ना, तो इस मल्टीपल में है, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में F/m होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सलेशन इक्वल F, तो हमारा 10 है, और m जो है 1 प्लस और एक था, आधा था, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और एक ये 3, यानी 10/3/2 हो जाएंगे। इसको आगे करते हैं हम लोग, 10/1 रख सकते हैं, गुणे ये हो जाएगा 2/3, इतना होगा ना, तो कितना आ जाएगा? 20/3। तो एक्सलेशन इक्वल 20/3 होगा। इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो आंसर देखें 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर हमारा बी है। अगला प्रश्न देखें कि पारदर्शी पत्र को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर जो पैटर्न दृष्टिगत होगा उसे 4 विकल्प से ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसे हम लोग त्रिभुज के रूप में इसे मोड़े तो ऐसे आया, ठीक है ना। तो ये कौन सी आकृति होगी? देखिए उत्तर में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये बनेगी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तो आपको पता होगा दोस्तों कौन थे, महावीर थे, लेकिन आपको बताना है 23वें, है ना, 24वें से जस्ट पहले वाले। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, पार्श्वनाथ थे, है ना। और प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। प्रथम जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक है ना। और 8वें जो थे दोस्तों, 8वें ये थे चंद्र प्रभु थे। और 21वें जो थे नेमिनाथ थे, है ना। और 23वें तो पार्श्वनाथ थे ही, और 24वें तो हमारे लास्ट महावीर जी थे। अगला प्रश्न देखिए कि सक्रिय श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता को घटा हुआ सही क्रम हमें बताना है। तो सही क्रम राइट आंसर आपके सामने दिख रही है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं धातु की क्रियाशीलता घटती जाती है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, आपको पता होगा, जबकि सोना जो है Au सबसे कम क्रियाशील है। अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर सकती है। अगला प्रश्न देखें तो ये देखिए, ये तो दोस्तों आपकी करंट अफेयर है, तो इसे आपको देखना नहीं है। अगला देखिए कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलो और संपूर्ण औसत वजन 64 केजी। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है? कितना हो जाएगा लड़कों का? तो देखिए टोटल जो है लड़कों की संख्या कितनी होगी, पहले ये हम लोग फाइंड करते हैं। टोटल कक्षा में 65 है, जिसमें कक्षा में 39 लड़कियां हैं,
39 घटा दीजिए, मतलब लड़कों की संख्या कितना है, 26 है। ये गर्ल है 39 और ये बॉय है 26, ठीक है। अब लड़कों का औसत वजन कितना होगा, तो 65 और गुन्ने 64, क्योंकि एक यहाँ पे बोल रहा है ना कि औसत वजन कितना है संपूर्ण का 64 है। तो पहले तो 65 गुने 64 करेंगे, उसमें से हम लोग घटा देंगे क्या 39 गुने 60 को, तब तो निकल जाएगा ना 26 वाला हमारा। क्योंकि यदि हम टोटल में से इस लड़की को निकाल देते हैं तो लड़का बच ही जाएगा। तो आइए हम लोग वही करते हैं। टोटल 65 गुने 64 माइनस कर देंगे 39 और गुने 60, ठीक है। बट्टे कितना 26 लड़कों का निकालना है, निकालिए। ये आ जाएगा 4160, माइनस करिएगा 2340 बट्टे 26, घटाइए तो कितने आ जाएंगे आपके पास 1820 बट्टे 26, काटिए इसको 70 केजी जो है लड़कों की औसत वजन होगी। तो ऑप्शन नंबर आपकी मिल कौन रही है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है जो म्यांमार वर्मा में स्थित है ना। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। जापान का माउंट फ्यूजियामा, इटली का माउंट एटना, एस्ट्राम्बोली, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है ना। फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, माउंट एटना इटली में, एस्ट्राम्बोली जो ये भी इटली में, ये सभी सक्रिय हैं तीनों, ठीक है। लेकिन माउंट पोपा जो म्यांमार में पड़ता है ये शांत है, मृत है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों, संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। आंसर बनेगा हमारा डी। और ये अनुच्छेद कितने में पड़ता है, तो अनुच्छेद 243 के आई में पड़ता है, 243 के आई में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना रोग जो है कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था। किस राज्य में मिला था दोस्तों, तो केरल में मिला था जनवरी 2020 में। अगला प्रश्न देखें, तो एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत किए। यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताइए सही प्रश्न कितना वो किया था। तो हम मान लेते हैं कि सही, ठीक है, सही वो कितना करता है, x करता है, ठीक है। और गलत, गलत कितना करता है दोस्तों, तो गलत वो 2x करता है, क्योंकि 2 गुना करता है इससे। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न x प्लस 2x जो यदि दोनों को ऐड करते हैं तो वो टोटल कितना है 48 प्रश्न को। तो 3x बराबर 48, 3 से काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा 16 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हमें बताना क्या था, सही प्रश्न, सही प्रश्न कितना है x था, x यानी 16 प्रश्न उन्होंने सही किया, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखा जाए, तो ये आपका दोस्तों करंट अफेयर है तो इसे आप देखना नहीं है। अगला देखिए कि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है, जापान को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडिया को जो 37 लिखा गया है दोस्तों, ये इंक्लूड करके मतलब जोड़ करके लिखा गया है। आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, 1 का ए होता है। तो यहाँ 10 और ये 14, 24, 4 28, 28 और जो आपके पास 9 है इसको ऐड कर दें तो 37 हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जापान, जे का होता है 10, 1 का होता है 1, पी का होता है 16, 1 का ए होता है और 14 एन का होता है, ठीक है। तो ये सभी को ऐड करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40 और 2 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें 42, राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर 42 आएगा। अगला प्रश्न देखें, तो एक कूट भाषा में जो है डार्क को 17 लिखा जाता है, तो सॉफ्ट को कैसे लिखेंगे। तो डार्क का देखिए क्या जोड़ने पे 17 आ रहा है क्या, देखिए क्योंकि हमें तो ज़्यादा लग रहा है। 4 होता है डी का, 1 का होता है ए, 18 इसका यूं ही दिख रहा है और ये 11, सभी को ऐड करते हम लोग कितना आ रहा है देखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये टोटल 34 आ रहा है ऐड करने पे, है ना 34। ये 34 का आधा लिखा गया दोस्तों, सीधे 2 से डिवाइड करें यानी 17। तो आपको ये ऐड करने के बाद जो आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है। इसका होता है 19, इसका 15, इसका 6 और इसका 20, सभी को ऐड करते हैं
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सभी को ऐड करेंगे आप तो 60, 60 का आधा 30। देखिए 30 कौन सा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा बी है। अगला प्रश्न देखें कि डाइक्लोरवॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। यह किस प्रकार की दवा है दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर बनेगी आपकी बी, थक्का रोधी दवा है ना। ये कैसी है दोस्तों, थक्का रोधी दवा है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, गुणा का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस सिंबल चेंज करके देखना है कि कौन सी सही है। तो आप जो है बारी बारी से देखेंगे तो राइट आंसर इसकी सी बनेगी, ठीक है ना। जब चेंज करिएगा तो ऑप्शन नंबर आपकी यहाँ पे सी बनेगी। देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे हमारा प्लस है, ये प्लस है, इसको डिवाइड में बदल देना है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा मल्टीपल है इसे प्लस में करना है, ठीक है, इसको प्लस और इसको डिवाइड करना है आपको। और जो हमारे पास माइनस है, जो माइनस है इसे मल्टीपल करना है, और जो हमारा डिवाइड है ये तो पता ही है माइनस करना है। बस बना दीजिए, आंसर आपकी बन जाएगी। यूँ ही दिख रहे 20 चौका 20 से मतलब इसके डिवाइड करिए तो 4 आ गया, और यहाँ पे गुना कर दिएगा 40, 40 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, ये 40 आ गई। तो ये 40 जो है हमारा, और 44, 44 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 में से 5 घटा दीजिए तो 39। राइट आंसर आपकी बन गई ना। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी, ये हमें बतानी है। तो 13 के 11 के बाद क्या है, 13 है, 13 के बाद क्या है, 20 है, 20 के बाद 15, 17, 20, 19। तो अगली संख्या क्या आने वाली है, क्या आएगी दोस्तों। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से 11, 11 से 15, इसके बीच के कितना गैप है, 4 का, ठीक है। 13 से 17 कितनी गैप है, 4 की गैप है। 20 से 19 कितनी गैप है, +1 की गैप है दोस्तों, है ना। तो हम लोग ये नहीं लेंगे बल्कि कौन सा लेंगे, देखिए आपने देखा कि इसकी गैप 4 थी, इसकी गैप भी 4 है, ठीक है। और 20 यहाँ पे हमारे पास 20 और 20 क्या है, सेम है हमारा। 20 और 20 क्या है दोस्तों, दोनों सेम है। तो अब जो नेक्स्ट आने वाली हमारे पास वो क्या आएगी, तो आप देखेंगे क्या कि 15, 15 4 19 आ रही है, तो 17, 17 4 कितनी आनी चाहिए, 21 आनी चाहिए ना। तो आंसर देखें तो 21 है, ऑप्शन नंबर आपकी सी है राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, ये हमें बताना है। सबसे बड़ा कौन सा है भिन्न, ये हमें बताना है। तो देखिए 6/7, 6/7 की वैल्यू कितनी होती है, 6/7 की वैल्यू आपको बता दें यह होती है 0.85, ठीक है। चलिए अब 5/6, 5/6 की वैल्यू बताइए, तो 5/6 की वैल्यू 0.83, ठीक है। अब है क्या आपके पास 7/8, 7/8 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 7/8 की वैल्यू आपकी है 0.75 है, 0.75 है। अब बच गया 3/4, तो 3/4 की वैल्यू है आपके पास 0.75, यानी 2 का आया हमारे पास 7.8 और 7/8, और 3/4 का दोनों इक्वल आया है 7.5 और 7.5, मतलब 0.75, ठीक है। तो इसमें सबसे हमें 12 देखिए 85 वाला है, यानी 6/7 वाला। तो कहाँ है 6/7, ऑप्शन नंबर हमारा डी है सबसे बड़ा। तो राइट आंसर डी बन गया यहाँ पे, क्योंकि 7/8 की वैल्यू हमारी आई कितनी है दोस्तों, अच्छा 7 बाई यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, इसकी 8.7 आई है, सब पॉइंट में आएगा। इसकी आई है आपके पास 3/4 की दोस्तों 0.75 आई है। इसकी आई है कितनी दोस्तों, तो इसकी भी आई है आपके पास 0.83, और इसका तो सेम ही आया है 0.75 आया है, 0.85 आया है, ठीक है। तो आप देखें कौन सी बड़ी है, तो आपकी बड़ी 87 वाली आ रही, तो आंसर ए बनेगी दोस्तों, ठीक है ना। ए राइट आंसर होगा, ना कि डी, है ना। आंसर यहाँ पे ए होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन के कारण इतनी गलती हो सकती है, थोड़ी सी मिस्टेक से, ठीक है। देखिए एक्स 2 दिया हो, वाई 3 दिया है, तो एक्स के पावर वाई का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखेंगे कि एक्स तो रहेगा, एक्स के बदले 2 लिखेंगे, लेकिन इसके पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2 को 3 बार गुना किया गया है ना, 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, आंसर नंबर सी। अगला देखिए 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं
जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो वो कितनी है संख्याएं दोस्तों? तो आप देखेंगे क्या कि 17 से लेकर और 84 के बीच में 6 से विभाजित प्राकृत संख्याएं आप देखेंगे 18 भी है, 24 भी है, 30 भी है, 36 भी है, 42 भी है ना, 48 भी है, 54 भी है, 60 भी है, 66 भी पड़ जाएगा आपका, 72 पड़ेगा और 78 पड़ेगा। इसके आगे तो नहीं, क्योंकि 84। तो आंसर हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना आ गया दोस्तों? 11। आंसर नंबर बी। अगला देखिए, 43,216 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? क्या घटाई जाए दोस्तों? तो पहले तो 123 से आप इसको भाग करिए, तो भाग करिएगा ना तो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा दोस्तों वो 43 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 43। तो आपको 43 घटाया जाएगी ना तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप इसको भाग करिएगा दोस्तों तो आपके पास 43 बचेगी। प्रॉपर वे में देखिए, हम आपको भाग करके भी दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 43216 को आप डिवाइड करना 1 2 3 से। ठीक है, पहले 3 टाइम्स ले जाइए, 369 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 631। ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट अब 5 टाइम्स ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 615 घटाइएगा तो आपके पास 16 और ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो कितने टाइम्स जाएगा ये आपके जाएंगे दोस्तों 1 टाइम। 1 2 3 घटाइए 43। तो ये 43 यदि आप घटा देते हैं इसमें से तो आपके पास यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंसर नंबर आपकी ए बन जाएगी। अब है, प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो आंसर बनेगी आपकी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस है ना। और 11 मई को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, प्रौद्योगिकी दिवस। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला हमारा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो सबका पहले आप डेट याद होगा तो बहुत आसानी से आप बता पाइएगा। देखिए ये तो लिख ही दिया है, गांधी इरविन समझौता 1931 में दिल्ली में होता है। क्रिप्स मिशन की असफलता, चलिए हम लोग अब डेट के साथ लिखते हैं। जैसे कांग्रेस की जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब होती है? तो ये दिसंबर 1929 में होती है, 1929 में होती है। ठीक है, कब होती है? दिसंबर में, ये भी याद रखें, दिसंबर में। ठीक है, और दांडी मार्च, दांडी मार्च यह 12 मार्च को होता है दोस्तों, 12 मार्च 1930। ठीक है, तो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से बताना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बता दें 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता। गांधी इरविन समझौता यहाँ पे दिया हुआ ही है कि मार्च 1931 में होता है। ठीक है, और क्रिप्स मिशन की असफलता कब होती है? तो क्रिप्स मिशन की असफलता ये भी मार्च में होता है दोस्तों, मार्च 1942 में होता है। तो बताइए आप, 6 अप्रैल 1930 से पहले कौन सा घटित हुआ था? तो इससे पहले कौन हुआ था दोस्तों? तो आंसर आपकी बनेगी, राइट आंसर सी बनेगी। इससे पहले घटित यही हुई थी क्या? नहीं, तो कौन घटित हुई थी दोस्तों? तो आंसर आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिख रही है ना, 1930 अप्रैल में हुई थी, लेकिन ये तो दांडी मार्च में ही हो गया था दोस्तों, 12 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर आपकी बी बन जाएगी। उससे भी पहले पूछे तो पूर्ण स्वराज की घोषणा है ना। तो आंसर नंबर यहाँ पे हमें उससे जस्ट पहले वाली बता देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो देखिए 1931, ये बात सही है, इरविन समझौता से जस्ट पहले हुआ था, तभी ना ये आता है। तो आंसर नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा, गांधी इरविन समझौता। वर्मा जो है किस वर्ष ब्रिटिश अध्यापत्य से मुक्त हुआ? कब मुक्त हुआ वर्मा दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका ए, 1948। 4 दिसंबर या जनवरी? तो 4 जनवरी को होता है ना वर्मा, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे उत्तर आकृति। ठीक है, ए बी सी डी में से एक
आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा करना है हमें। तो आइए हम लोग प्रश्न और उत्तर आकृति को देखते हैं और पूरा करते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ये जो आप ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, तो अगली क्या होने वाली है दोस्तों, तो आप देखेंगे क्या कि तीनों तरफ से 90 डिग्री का क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है ना। तो तीसरा जो है 45 क्लॉकवाइज दिशा घुमा है, तो अतः गलती आकृति उत्तर किस में है, सी में है ना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मतलब अगली जो आने वाली है वो सी आएगी, क्योंकि ये जो है अब 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगी। अगला देखिए, सही विकल्प को हमें चुनना है। तो 3 से 7 से 23 से 95 से अगली संख्या क्या आएगी। तो 3 को 2 से गुणा करिए, 6 में 1 जोड़िए 7, ठीक है। 7 में आप 3 से गुणा करिए, 21, 21 प्लस 2, यहाँ पे बनाते चलते हैं, 2 प्लस 1, तो 7 आ गए। 7 में फिर से गुणा करिए, 2 और प्लस 21 और प्लस यहाँ पे आपको 2 करना होगा तब 23, ठीक है। इसमें फिर 3 से गुणा करिए, 3 से हो गया। अब जो दोस्तों इसमें 4 से करना है, 23 गुने 4, तो कितने आ जाएगा आपके पास, और उसमें जोड़ देना है आपको 12 और 8, एक 9 हो जाएगी दोस्तों। 92 में आपको जोड़ना कितना है दोस्तों, 92 में 3 जोड़ना है, तो 95 आ गई, ठीक है। अब इसको में गुना करना है 5 से, ठीक है। 25 और 45 और 2 47, यानी 475 आ गया। 475 में आपको जोड़ना है कितना है दोस्तों, 475 में 4 जोड़ देना है, 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाए 479। आंसर बनेगा हमारा डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 19 जीता। तो इसे आपको याद ही नहीं करना है दोस्तों, ये करंट अफेयर है, ऐसे जीता था मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये याद रखिए कि कैमा संस्करण था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, यह किसकी घटनाओं पर आधारित है दोस्तों, किसकी जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो आंसर बनेगा आपका डी, सौरभ गांगुली, राइट आंसर बनेगा डी, सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखें कि सही विकल्प को हमें बताना है कि क्या होगा। 36 से 50 तो 49, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो आप देखेंगे क्या कि ये 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है। जस्ट एक बढ़ा दे तो 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 50, तो यहाँ पे क्या आने वाली है दोस्तों बताइए। तो आप देखेंगे क्या कि 6 यहाँ पे है, तो 6 अब 7 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 1, तो ये हमारा आ रहा है 50, 49 प्लस 1 50। तो ये जो 7 का है, तो अब 8 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 64, और प्लस कितना ऐड करेंगे दोस्तों, प्लस 1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बनेगा क्या, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर आकृति में कौन सी आकृति मुख्य आकृति की पूरी तरह से जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सी बनेगी इसमें। तो आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। आप पानी में देखेंगे तो ऐसा, ये यहाँ पे रख देंगे हम लोग पानी, और इंडिया को ऐसा देखेंगे तो हमारा ऐसा देखेगा इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए कि 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो 30 से 50 के बीच में अभाज्य कुल संख्याएं जो होगी वो 31 होगी, 37 होगा, 41 होगा, 47 तो होगा नहीं दोस्तों, 47 भी होगा, एक 43 भी होगा, 47, तो कितना 1 2 3 4 5, टोटल 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। किस पर है दोस्तों, सतलज पे है। आंसर बनेगा डी, सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सतलज नदी। यहाँ पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, डिवाइड को ऐसे करके, तो इस आप बहुत ही आसान में बना पाइएगा। जैसे देखिए बना ही देते हैं, डिवाइड का मतलब प्लस बोल रहा है यहाँ पे प्लस, ठीक है। गुना का मतलब माइनस बोल रहा है, ठीक है। प्लस का मतलब डिवाइड कह रहा है, ठीक है। तो अब माइनस का क्या कहे, माइनस का मतलब क्या बोल रहा है, माइनस का मतलब गुणा। तो देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 6 है, यहाँ पे काटिए इसको 3 टाइम्स में, 3 और 30 यानी कितना हो जाएगा, 3 और हमारा जो है दोस्तों 30, कितना हो जाएगा, ये आ गया 33, ठीक है। 33 को आप
कितना घटाना है इसमें से? 33 में से आपको घटाना कितना है दोस्तों? आपके पास ये आ गया 30 प्लस 12 माइनस 4/8 गुने 6, काटी 4 दूना 8, 2 से काटी 3, तो ये आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, ये तो माइनस में आ जाएगा 3, इस दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास आएगा 42, 42 में से 3 को घटा दीजिए तो आंसर क्या बच जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर आपके बनेंगे और राइट आंसर ए। अगला देखिए, जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53, 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, क्या होगी? तो कार्बन डाइसल्फाइड में होगी। आंसर बनेगा ए, कार्बन डाइसल्फाइड में। आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे, जिसमें से कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, क्योंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उससे प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, तथा प्रकाश की माध्यम के अपवर्तनांक के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पेट्रोल की कीमत जो है दोस्तों कैसे है? तो 75 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर थी। बहुत पहले थी दोस्तों, अब नहीं है, अब तो 100 प्लस है। पहले कीमत में जो है दोस्तों 20% की वृद्धि हुई, इसके बाद जो है 10% की कमी हुई। तो अब पेट्रोल की कीमत क्या है बताना है। तो सबसे हाईएस्ट वाला मानना लीजिए इसको, आंसर बी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या बन रही है। 75 रुपये थी, पहले कीमत में 20% वृद्धि होता है, ठीक है। 20 यानी 150 इसका वृद्धि होता है। तो आइए हम लोग बढ़ाते हैं और फिर इसमें 10% घटाना भी है आपको ना। तो देखिए यहाँ पे 75.50 गुणे आपको बढ़ाना है पहले कितना? 20% यानी 120/100 करिए, फिर घटाना है 10 यानी कितना हो जाएगा? 90/100 करिए, काटिए इसको, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसे आप डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे डबल जीरो आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल, और 1 0 से ये भी कैंसिल। अब और काट के देखते हैं हम लोग। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से काटिए 25 टाइम में, 25 से काट सकते हैं 5 टाइम में, 5 से 5 टाइम में 15 1, मतलब 151 टाइम में कटा। और भी काट सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, अब तो कटने वाली है नहीं दोस्तों, तो मल्टीपल करते हैं। 9 3 जा 27, 27 में आपको 151 से करना है। बाई कितना बच गया? 550 बच गया। तो चलिए इसे मल्टीपल करते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो आप डिवाइड करके मल्टीपल करिएगा तो आपके पास आंसर बनेगी राइट आंसर सी, 81.54 रुपया है ना। अगला देखें, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत छोटी है? तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारा 100 है, ठीक है, ये थर्ड नंबर। तो पहली संख्या फर्स्ट कितनी हो जाएगी? 100 गुने कितनी है? 20% ना, तो 80/100, काटिए इसको, 100 से 100 यानी 80 आ गई पहली। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा? 100 गुने कितना है? 28% छोटी यानी 72/100, काटी यानी कितना आ जाएगी? 72, ठीक है। तो अब इस प्रतिशत जो है हमारा, इसको और इसी से ना है, दूसरी पहली से कितना छोटी है? दूसरी जो है पहली से कितना छोटी है? तो 8 बट्टे किससे? पहली से, गुणे 100, काटिए 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से काटिए 2 टाइम्स में, 5 दूना 10, आंसर बनेगा सी। अगला है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। क्या बनाता है? तो यह बनाता है नीला हरा डाइहाइड्रेट। आंसर बनेगा डी, नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। ये कॉपर क्लोराइड जो है दोस्तों, कॉपर क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है क्या है? CuCl2 होता है, CuCl2 रासायनिक यौगिक जो धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीले हरे रंग का
डाइहाइड्रेट बनाता है ना। अगला प्रश्न देखिए कि पाल घाट स्थित है। पाल घाट कहाँ पर है बताइएगा। तो आंसर बनेगा आपका सी, कोयम्बटूर एवं पालक्कर पालक्कार के बीच में है ना। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, पालक्कार के बीच में है और कोयम्बटूर। अगला है एल माता है किसकी, एम की। एन पुत्र है एल का। यू भाई है भी का। भी पुत्री है एम की। तब यू की माता कौन है बताइए। तो आइए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं। चलिए, बोल रहा है क्या कि एल माता है एम की, ठीक है। एम की माता एल है, ये माइनस कर देते हैं हम लोग। एन पुत्र है एल का, ठीक है, ये प्लस में कर देते हैं, पुत्र है। यू भाई है भी का। भी पुत्री है एम की, ठीक है, पुत्री भाई है यू। यू की माता कौन है, तो यू की माँ कौन है, एम है ना। आंसर तो यू ही बन गई, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए कि दो प्रश्न आकृति में से एक समान निश्चित विशेष गुण है, ठीक है। तो उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करें, उसे सही वही समान विशेष गुण क्या है। देख लिए यहाँ पे प्रश्न आकृति को देखिए दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब आंसर को देखिए। इस दोनों में देखिएगा आप लोग को, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में 4 खंड है जिसमें एक एक भरा हुआ है। तो इसमें भी हमारे पास 4 खंड है जिसमें एक भरा हुआ, इसमें भी, लेकिन इसमें तो डिवाइड करा गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कितने हैं, 2 और 2 4 खंड है जिसमें एक भरा हुआ। इसमें भी हमारे पास 2 खंड है जिसमें 4 में से एक भरा हुआ है ना। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, तो ठीक है, राइट आंसर बनेगा डी आपका। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी हमें बताना है। अगली संख्या क्या होगी, 17 से 18। यहाँ पे देखिए, इसमें से एक घट रहा है, इसमें से भी एक घट रहा है। तो ये 16 में से 15 एक ही ना घट रहा है, 17 में से 16 एक घट रहा है, 15 में से एक घटेगा तो 14। आंसर नंबर बी बनेगा आपका। अगला देखिए कि 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर एक पर 6% का लाभ, दूसरे पर 6% की हानि। तो पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा। तो 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए बट्टे 100, यानी 36 बट्टे 100, यानी 0.6% की हमें क्या हो जाएगी, हानि होगी, है ना। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपकी राइट आंसर डी। यदि आपको बताए दोस्तों एक पॉइंट कि समान मूल्य की 2 वस्तु को समान लाभ और हानि पर बेची जाती है, तो उस समय आपको कंफर्म है कि हानि होगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतना ही पे बेची जाती है, इतना प्रतिशत लाभ इतना प्रतिशत हानि, तो ये हमेशा हानि ही होगी, ये याद रखें आप। अगला है कि दी गई उत्तर आकृति में से आपका चयन करना है, प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो ये देखिए ऐसे है दोस्तों, ऐसे है फिर ऐसे है ना। तो देखिए ऐसा किस में बना हुआ है, किस में बना हुआ है दोस्तों। तो आंसर आपके देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर नंबर हमारा ए बच गया। अगली प्रश्न है हमारा कि लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी सी ई एच, तो अगली संख्या क्या आने वाली है। देखिए ए 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 5 पे और ये 8 पे। तो अगली कितनी पे आने वाली है आप देखेंगे क्या कि 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 आती है, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आती है, 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 आती है। तो 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगी। 13 पे आता क्या है दोस्तों, एम। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 37, उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा हमें बताना है। तो हमारा संख्या है x और y, दोनों का गुणनफल दिया है 37, दोनों को गुणा करिए कितना आ जाएगा 37, ठीक है। और उनकी अंतर जो है, अंतर का वर्गमूल बताना है। तो सपोज करिए यहाँ पे हम इसको 36 ले लिया गुणे 1, तो इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 37 है, आएगा क्या, दोनों को गुणनफल 37 आना चाहिए।
नहीं। तो 37 गुणे 1 करेंगे तब तो 37 गुणे 1 करेंगे तब 37 आएगी। 37 में से इस दो संख्याओं का अंतर बताना है। 37 में से 1 घटा दीजिए 36। 36 का वर्गमूल होता है क्या है 6। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए कि हिमा दास, देखिए दोस्तों ये 2019 से पूछा गया तो इसे आप नहीं देखा, बस इतना जाने कि हिमा दास कहाँ की धाविका है। तो यह जो है दोस्तों किस राज्य की है, असम। आंसर असम होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये 3 क्रमगत प्राकृत संख्याओं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है हमें बताना है। तो माना 5 से विभाजित क्रमगत संख्या जो है कितना है, एक 5x है, ठीक है, और एक 5 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है, और दूसरी क्या है 5 इंटू एक्स प्लस 2 है। ये 3 हो गई हमारे पास प्राकृत संख्या। इस सभी का योग कितना है 225। सभी को ऐड कर देते कितना आ जाएगा, तो ऐड करिए, तो सभी को ऐड करिए तो 15x प्लस 15 आएगी इक्वल 225। तो x इक्वल कितना, इसमें से घटा दीजिए 15 तो आपके पास बच जाएगा 210। 210 में 15 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 14। तो आंसर कितना बन गया हमारे पास 14 x की वैल्यू आई। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही ना 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो 14 इसको रखिए 14 2 16, 16 25 80। आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखें कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर डी, पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। राइट आंसर बनेगा डी। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जिसको मस्तिष्क स्टेम में स्थित मेंडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त लार आना, हृदय स्पंदन मतलब जो हृदय जो करती है पंपिंग वो है ना, श्वसन गति की दर का नियंत्रण होता है, तथा मस्तिष्क के जो है इसी भाग के द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि छींकना है ना, खांसना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्रावत इत्यादि का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। तो आंसर बनेगा डी हमारा। अगला है निम्नलिखित में से विषम शब्द को हमें छांटना है। तो विषम शब्द कौन सा है दोस्तों, बर्मिंघम, ब्रुसेल्स, मैड्रिड और पेरिस। ये सब क्या है दोस्तों, तो अन्य सभी किसी न किसी देश की राजधानी है, बल्कि बर्मिंघम क्या है दोस्तों, ये जापान में है दोस्तों। बर्मिंघम पैलेस नाम से है ना, तो ये वहाँ की क्या है दोस्तों, शहर है एक, है ना। अगला देश से निम्नलिखित में से कौन सी वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। द्रवीकरण के लिए कौन आदर्श है दोस्तों, तो आंसर बनेगा दाब बढ़ना और तापमान घटना। आंसर बनेगा सी। आप देखिएगा क्या जो मौसम बारिश वाली होती है उससे जो है तापमान गिरावट जो होती है, जो स्वच्छ जो वातावरण होती है उसमें होती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग कि दाब बढ़ना और तापमान घटना, यानी कहने का मतलब है कि वायु के द्रवीकरण संघनन के लिए आदर्श है ना। द्रवीकरण या संघनन में जब पदार्थ जो है वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, वाष्प से द्रव में अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे द्रवीकरण या संघनन कहते हैं हम लोग। अगला क्या है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। किस रूप में यूरिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आंसर बनेगा आपका डी, उर्वरक के रूप में किया जाता है ना। राइट आंसर डी बनेगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, तो NH2CONH2 होता है ना, का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, कितना 46% होती है। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस शब्द को चुनिए जो अन्य से अलग है। कौन सा भी से अलग है, तो आप देखेंगे क्या, ये देखिए M 13 पे आता है, ये 18 पे, ये 20 पे, तो इस दोनों के बीच में 2 का गैप है। I 9 पे, ये 14 पे, तो इसके बीच में कितना है दोस्तों, 5 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का जस्ट उसके बाद वाली है, यहाँ पे 2 की गैप है। तो आप देखेंगे क्या कि इसका आंसर बन रही है जो XYZ, ये तीनों लगातार है, तो आंसर यहाँ पे सी बने। किसी न किसी में सभी में गैप है लेकिन इसमें कुछ नहीं। कुड भाषा में इसको ये लिखा गया है, इस वाले को ये लिखा गया, ठीक है, और इस वाले को ये लिखा गया। तो आपको बताना है सुप, यानी इसी में से हमको मिलने वाली है, किस में से 8 या 5 या फिर 1। आंसर आने वाली है 8 या 1, क्योंकि ये दोनों तो होगी नहीं, 2 और 0 तो होगी नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि 8 5 1 में से 8 या 1 में से क्या आ रही है। हमारे पास सीधे आंसर दिख रहा है सी, या नहीं तो ए आने वाली है। तो आइए देखिए, यहाँ पे सुप है और सुप तो किसी में है नहीं, तो देखिए इज
इज इसमें है क्या, इज इसमें है, इसमें यानी 5 या फिर 1 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। टेस्टी भी है, ठीक है, टेस्टी भी इसमें है। तो आप क्या करिए कि 5 और 1 दोनों काट दीजिए, 5 और 1 दोनों काट दिए तो बच क्या गया दोस्तों हमारे पास 8। आंसर क्या बन गया, रीड सीधे आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न देखें कि पी का वैल्यू दिया हुआ है x-1, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है x+1, तो हमें √क्यू² माइनस पी² बराबर बताना है क्या होगा। तो निकाल लीजिए इसको। चलिए आइए हम लोग इसका वैल्यू रख के बता देते हैं यहाँ पे। √क्यू² माइनस पी² इक्वल क्या होगा, एक a+b एक a-b, यानी क्या कहेंगे हम लोग √q+p और एक होगा q-p, यही ना होगा। तो चलिए बस इस पे रखते हैं हम लोग x+1 प्लस x-1, एक होगा x+1 माइनस x+1, ठीक है। चलिए अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो कितने आ जाएंगे, 2x × 2, तो कितना आ जाएगा 4x आएगा, 4 का होता है 2 और अंदर में रह जाएगा x, यानी 4√x आंसर आएगा हमारा, 2√x आ जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा बी मैच कर रहा है। अगला देखिए, यदि ग्रेटर देन प्लस को, लेस देन माइनस को, प्लस डिवाइड को, माइनस बराबर को निरूपित करता है, तो इक्वल से छोटा है को तथा मल्टीपल से बड़ा को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये हमें बताना है। तो आपको ये कथन जो है कथन सत्य होगी। राइट आंसर यहाँ पे डी बनेगी, आप ऑप्शन बेसिस पे बनाइएगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 3 + 2 -4 और ये बड़ा होगा 8 डिविजिबल 4 और -2, बस इतना रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है क्या कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। और धन विधेयक का संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है और सांसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है आर्टिकल 120 में है। तो आंसर ए बनेगा। पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया, पिंक सारथी योजना दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, कर्नाटक में। यह 2019 में शुरू किया गया था, तो ये आप याद भी नहीं रखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो दोस्तों करंट अफेयर के तौर पे था 2019 का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया गया चित्र जो है प्रश्न आकृति यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक ही है, इसमें 2 बढ़ गया, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा, तो अगली क्या आने वाली है, तो अगली संख्या जो हमारे पास आएगी दोस्तों वो बन जाएगी कम्प्लीटली, बन जाएगी क्या, नहीं कम्प्लीटली नहीं, बल्कि वो जाके और इसे पूरा कर देगी। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय कौन करती है, सेबी करती है। आंसर बनेगा बी। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार का विनिमय करने वाली संस्था जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जो कि करेंसी नोट जारी करता है तथा मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। और ट्राई का पूर्ण विस्तार क्या है, टेलीकॉम टेलीग्रिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी ऑफ इंडिया हो जाएगी ट्राई का, है ना। अगला है हमारा कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया कब जाता है, तो यह मनाया जाता है 7 जून को, है ना। 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 5 जून को तो आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस भी मनाते हैं हम लोग। विषम शब्द को चुनना है, बताइए इसमें विषम शब्द कौन है। कैरम, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ये देखिए ये सभी कहाँ खेले जाते हैं दोस्तों, आपको पता है, तो ये सभी पिच पे खेले जाते हैं, लेकिन कैरम दोस्तों आपको बैठ के खेलना होता है ना। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। और इस सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं जबकि इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए, मैं उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मैं आरंभ स्थल से अब कितनी दूरी पे हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं उत्तर दिशा 15 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर, ठीक है, चलकर पूर्व की ओर 10 मीटर, पूर्व की ओर 10 मीटर, ठीक है, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण, मैं आरंभिक स्थल से अब कितनी दूरी पे है। आरंभिक स्थल से कितनी दूर, 10, इसके बीच में 10 है, ये 15, ये 15, ये 10, तो ये 10 ही होने वाली है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें
अपवर्तीय रुपया बाजार में स्टॉक फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये आपको देखना नहीं दोस्तों, ठीक है, ये 2019 का है, ठीक है। 128वां सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया था। 128वां बोले दोस्तों, आरबीआई का पूर्व डिप्टी गवर्नर जो उषा थोगेट थी उनको ये किया गया था। आंसर यहाँ पे ये बनेगा, बट आपको देखना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तो भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? यह शामिल हुआ था दोस्तों आपको 1971 में। कब? 21 सितंबर को। 21 सितंबर 1971 में भूटान जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में कैमा सदस्य बना? 128वां सदस्य बना, है ना, 128वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगला है कि दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे दर्पण एक रख लीजिए, ठीक है, और ऐसा दिया है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो देखिए ऐसा कौन सी प्रतिबिंब है दोस्तों, आपके पास कौन सी दिख रही है? तो आंसर बनेगी आपका, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मतलब भ्रंश घाटी में से बहती है? कौन बहती है? तो आंसर बनेगा ए, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में से बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पर्वत पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला देखें, मूल आकृति को पूर्ण करने के लिए मुख्य आकृति में फिट होने वाली उत्तर आकृति का हमें चयन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे मिलेंगे ना, और एक ऐसे बनेगा और इसे भी ऐसे काटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों? ये मल्टीपल वाला, क्योंकि इसमें 0 हो चुका है तो इसमें मल्टीपल वाला रखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग मल्टीपल वाला कौन है, यानी प्लस वाला कहे तो आंसर नंबर बस आपको एक ही दिख रही है, वो कौन सा दोस्तों? तो आंसर आपकी डी दिख रही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो अभी वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। तो अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो अभी जो है एस सोमनाथन है, ठीक है ना, इसका नाम लिख देते हैं एस सोमनाथ जी हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 2024 में अभी भी है, ठीक है। इस मतलब ये जो उस समय के पूछ रहा था दोस्तों, तो उस समय तो वो के सिवन थे, ठीक है ना, अभी एस सोमनाथन है। अगला देखिए, यदि ACNE का कोड लिखा गया है इतना, ठीक है, ए को 3 लिखा गया है, सी को 7 लिखा गया है, यानी समझ रहे कितना बढ़ रहा है हमेशा। इसमें एक ए पर होता है तो इसमें 2 बढ़ा हुआ है, ये 3 पे होता है इसमें 4 बढ़ा हुआ है, ये 14 पे होता है ये उसके 2 टाइम्स और +5 बढ़ा हुआ है। तो इसमें देखिए आपको कैसे बताना है कि आपको बताना है BOIL का क्या होगा। तो बी पहले तो इसमें 2 बढ़ा है तो इसमें आप भी 2 बढ़ाइए, यानी क्या हो जाएगा? तो ये पहले हमारे देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, ए जो हमारा 3 आया है ये 1 × 2 किया है +1 तब 3 आया है। तो आप भी यहाँ पे करिए, बी जो है हमारा कितना पे है दोस्तों? 2 × 2 +1 करना है, 2 दूना 4 1 5, है ना। तो 5 पे कौन है? 5 सभी है 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी में भी सेम वही कंडीशन करना है, 15 पे आता है, ठीक है। 15 गुने आपको 2 करना है +1, 30 और 1 31, 31 पे कौन आती है? देखिए एक ये आ रही है, अभी ये भी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई 9 पे आता है, 9 दूना 18, 18 + 1 19, 19 पे ये आ रही है। तो आंसर नंबर हमारा क्या बन रहा है? सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय कौन है? कोयला। आंसर बनेगा बी, कोयला जो है गैर नवीकरणीय है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग, सुमेलित करना है पुस्तक को, है ना। तो आइए हम लोग पुस्तक को सुमेलित कर लेते हैं। क्या है? आई टू वाइट आई डू, माई कंट्री माई लाइफ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इम्परफेक्ट। तो देखिए आपको इसमें लेखक भी दिखाना है दोस्तों, ये एक साइड में नहीं दिया है, ऊपर नीचे करके दे दिया है। तो ऐसे तो बहुत ही ये हो जाएगा। अब हम आपको बोल के बताते हैं इसमें क्या होगा। देखिए आई टू वाइट आई डू ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन जो होगी आपकी सी होगी, ठीक है, यानी 1 का सी। यानी ये जो है दोस्तों आई डू व्हाट आई डू ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है हमारा माई कंट्री माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो
एल के अडवाणी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? एल के अडवाणी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ। अगला देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह लिखा गया दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया है, संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया है ना। अगला प्रश्न देखा जाए, सफ़ेद सोना, सोना पीतल तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा तांबा। आंसर बनेगा सी। जिस प्रकार सफ़ेद सोना में सोना मात्र है, उसी प्रकार पीतल में तांबा मात्र होती है। अगला देखिए, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपात 24, तृतीय अनुपात 1536। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? तो देखिए होता क्या है दोस्तों, मध्य अनुपात √(x, y) होती है, इक्वल 24 दी हुई है, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर हटाइएगा तो इस पे स्क्वायर, यानी XY ये 24 पे होल स्क्वायर हो जाएगी, यानी XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576। XY की वैल्यू 576 आ गई, तो यहाँ पे हम X का वैल्यू निकाल देंगे तो 576/y हो जाएगी ना, ये आ गई, ठीक है। जिसमें Y हमें तृतीय निकालना है तो y² कितना होगा? y² इक्वल होता है आपका, तृतीय अनुपात आपको पता है ना कैसे निकलता है दोस्तों? देखिए तृतीय अनुपात ऐसे निकलता है, x/y, y/1536 दिया हुआ चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे y² हो जाएगी इक्वल 1536x होगी, ठीक है। अब y की वैल्यू तो आपको पहले से दी हुई है, हमने x की वैल्यू तो पहले से निकाल रखा है, कितना? 576/y निकाला है ना, तो बस x की जगह पे रखते हैं हम लोग। तो y² इक्वल 1536 गुणे 576/y होगी, ठीक है। अब y से y में करेंगे तो y³ हो जाएगी, और इस दोनों में मल्टीपल कर लेते हैं, ये y³, ये आ जाएगी 1536 गुणे 576, और ये क्यूब हटाइएगा इधर तो ये आ जाएगा 3 में आ जाएगा, है ना, आएगा ना ऐसे। तो इसका जो होता है दोस्तों, इसको गुणा करिएगा तो आपको, या फिर यहीं से आप इसको हटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो 1536 और इसका दोनों को आपको निकालना है, क्यूबिक निकालना होगा, वर्गमूल, है ना। तो क्यूबिक वर्गमूल निकालेगा ना दोस्तों, इसको मल्टीपल करके तो आपके आएंगे 96, ठीक है दोस्तों। कितने आ जाएंगे? 96। वाई की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल हम लोग ने क्या लिखा था? 576/y। वाई की वैल्यू अब आ कितनी गई है? तो 96। 96 से रख के काटिए कितना आ जाएगा? 6। तो आपने देखा संख्या कौन है? 6 और 1 96। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखा जाए कि इंसुलिन तथा ग्लूकोगान हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? किससे होता है स्रावित? अग्नाशय से होता है। आंसर बनेगा सी, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का हमें चयन करना है। तो भारतीय, आदमी और चिकित्सक वो तीनों हो सकते हैं, तो आंसर बनेगा डी। आदमी भारतीय भी हो सकते हैं और चिकित्सक भी, तो आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखा जाए तो 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत हमें बताना है कि क्या होगा। तो 8 गुने 1 + 15/2, 15 1 16, 16 8, यहाँ पे 8 गुने 16/2, काटिए इसको, 8 टाइम्स में 8 8 जा 64। आंसर बनेगा डी। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? किस देश की मौद्रिक इकाई है? फिलीपींस की मौद्रिक इकाई है। फिलीपींस की मौद्रिक इकाई क्या है? यानी पेसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। और मालदीव की क्या है? मालदीव की रुफिया है, रुपया नहीं दोस्तों, रुफिया, ठीक है। रुफिया है, ठीक है, रुफिया है मालदीव का। और सीरिया का बताइए तो दोस्तों, सीरिया का पाउंड है, ठीक है ना, सीरिया का पाउंड है। और कतर का रियाल है। अगला देखते हैं, ये दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर है तो इसे देखना नहीं है। अगला है कि रीजनिंग हमको बताना है कि रिजल्ट का कूट भाषा लिखा गया है, तो इसके लेफ्ट का कूट भाषा क्या होगा? तो देखिए, आर को 2 लिखा गया है, ठीक है, ई को 5 लिखा गया है, एस को 0 लिखा गया है, यू को 1 लिखा गया है, ऐसा कुछ है क्या? तो देखते हैं हम लोग। टोटल संख्या हमारे पास 6 है, इसमें कितना है? 3 3 6, ठीक है। तो आइए हम लोग भी लिखते एल। एल को क्या लिखा है दोस्तों? एल को 7 लिखा है। 7 से स्टार्ट कौन होने वाली है? बस डी। राइट आंसर डी हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखें, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था,
क्या था दोस्तों? तो वह था रेयॉन। आंसर बनेगा डी। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि इनमाजेब, इनमाजेब जो है किस रोग की पहली दवा है? इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? तो आंसर बनेगा डी, इबोला। इबोला वायरस की पहली दवा है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना है, ठीक है। तो सी से डी, डी से ई, तो अगली क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, ठीक है। एफ से देखें तो कौन है? दो संख्याएं हमारी, कौन कौन? एक ए है और एक सी है, ठीक है। अब एफ, एफ से एच मतलब दो बढ़ा, एच, एच से दो बढ़ा, 8 से 2 10, 10 से 2 12, 12 पे क्या आता है? एल आता है, ठीक है। दोनों में एल है, ठीक। अगला है हमारा आई, आई से एल 3 बढ़ा और 12, 12 से 3 15, 15 3 18, यानी आर आएगा। तो आर किस में है? सी में। ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला प्रश्न देखें, राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले किस राज्य का होता है? मणिपुर। कब होता है? तो 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। फिर उसके बाद मिजोरम, यह होता है 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ये तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। तेलंगाना का पता ही है दोस्तों, 2 जून 2014। तो आंसर नंबर हमारा राइट आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न देखें कि जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? यह होता है विषाणु के कारण। आंसर बनेगा डी। यह खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिए अधिक खतरनाक होता है। इस रोग का जो मुख्य लक्षण पशुओं के जीभ और तलवे पर जो छाले का होना, जो बाद में फट कर घाव में बदल जाता है, इस कारण यह होता है ना, फूट एंड माउथ। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत बताना है आपको। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सभी को ऐड करी तो कितना आ जाएगा? 129 बट्टे 10, डिवाइड करी तो 12.9। आंसर बनेगा आपका डी। कि कौन सी गैस हंसने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। आंसर बनेगा आपका सी। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? कौन सा प्रतिरक्षी है दोस्तों? तो आंसर बनेगा, राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे, इम्यूनोग्लोबिन ए, इसे बोलेंगे इम्यूनोग्लोबिन ए। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हमारा कि खाली स्थान को आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे 144 से 23, 169 से क्या आने वाली है? तो देखिए ये 12 की होल स्क्वायर होती है और ये 13 को होती है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या कि 12 जो होती है, 12 गुने 2 करेंगे तो 24, 24 में से एक घटा दीजिए 23 आ गया। जस्ट इसका 13 गुना 26, 26 में से एक घटा दीजिए तो आंसर बनेगा 25। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखें, महिला उद्यमी को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो यह कौन सी योजना है दोस्तों? तो आंसर बनेगी महिला समृद्धि योजना। आंसर बनेगा आपका सी। यह महिला समृद्धि योजना जो है, यह कब शुरू किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1993 में शुरू किया गया था ना, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मार्च 2019 तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से होगा कितना रुपया, ये हमें बताना है। तो आइए निकालते हैं। तो ये टोटल जो है दोस्तों 9 मार्च से लेकर 21 मई तक का दिन जो टोटल काउंट करिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 73 दिन। 73 दिन, इसको आप ईयर में बदलना है तो 365 से भाग दे दीजिएगा। चलिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट इक्वल कितना होगा? 1820 गुन्ने 15, ये करिए तो 15 और 73 बट्टे, ये नीचे तो 2 आएगा ही, गुने 100 होगा ही, और 73 का 365 होगा, 365, ठीक है। अब इसे काटिए, तो आप काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएगा दोस्तों? 27.30, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? वो कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हम थे, राव थे। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। 1992 में किया गया था ये प्रस्तुत, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, बट लागू जो हुआ था 1993 से हुआ था, ठीक है ना। विधेयक लोकसभा में पेश किया। यह अधिनियम जो है पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक रूप दिया तथा यह संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखें, उत्तर आकृतियों ABCD में से एक आकृति का चयन करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं और आकृति कौन सी बनने वाली है, बताइएगा आप।
यहाँ पे देख लिया आप लोगों के प्रश्न। चलिए अब उत्तर आकृति देखिए। तो आंसर कौन सी बन रही है दोस्तों? आंसर आपकी राइट आंसर सी आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक विद्यालय की कैंटीन लंच के 20 रुपया तथा दूध के 4 रुपये प्रति दिन चार्ज करती है, तो रमेश को 5 दिन के लिए इन चीज़ों की कितनी राशि खर्च करनी होगी? कितनी खर्च करनी होगी दोस्तों? तो 20 प्लस 4 यानी 24 गुने 5 कर दीजिए यानी 120 रुपया। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखें कि राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा जो थे वह चित्रकार थे। यह कब के थे दोस्तों? तो आपको बता दें 1848 से लेके 1906 तक के चित्रकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। अगला है पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है अति सिंचाई। आंसर बनेगा सी। अति सिंचाई पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। पंजाब में नीवल बोए गए क्षेत्र में जो है लगभग 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। अधिक सिंचाई से उत्पन्न जो है जलाक्रांता से मिट्टी में जो है लवणीय एवं क्षारीयता बढ़ जाती है। अगला है हमें सही संबंध को दर्शाना है। शेर, लोमड़ी और मांसाहारी, तो मांसाहारी तो दोनों है दोस्तों, तो मांसाहारी के अंदर में दोनों आएगा तो आंसर बनेगा ए, क्योंकि ये मांसाहारी, ये लोमड़ी और ये शेर। अगला प्रश्न देखें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणज हो, कौन है 7 का गुणज? तो देख लीजिए इसमें कौन बनेगा दोस्तों। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो रिमाइंडर आपके 7 से करिएगा 1 टाइम्स में तो 2, 9, 7 होगा 28, कैरी 1 9, 7 दूना 14, यानी कितना बच रहा है रिमाइंडर हमारा 5। तो 5 इसमें से घटा लीजिए, इसमें से 5 घटाइए तो कितना 4, 9, 9 मतलब 994। आंसर नंबर हमारा सी बन रहा है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 और उनका योग 60 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या हमारा 2x/3 है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलेंगे क्या कि x + 2x/3 का ये योग करते हैं तो 60 आता है। एलसीएम ले लीजिए, ये 3x और 2 5x इक्वल ये 6 × 18 180 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 6 = 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ गई। तो आंसर नंबर हमारा राइट आंसर डी आ गया, बड़ी संख्या। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। 1930 से लेकर 32 तक होता है। और गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो संविधान निर्मात्री सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, संचालन समिति कौन थे? संचालन समिति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति जो थे यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आंसर आपकी मैच कर रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति कौन थे? प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भी मैच कर रही है। और संघीय शक्ति समिति, जो संघीय शक्ति संबंधी समिति जो थे यह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं कर रहा है। तो संचालन समिति जीवी मलमंकर नहीं थे दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर नंबर हमारा ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ? कब से हुआ दोस्तों? तो आंसर बनेगा डी, 2002 से प्रभावी हुआ, 26 जनवरी 2002। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो ये दोस्तों करंट अफेयर आपकी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे वो स्विट्जरलैंड के थे, राजेंद्र कुमार जोशी। शब्द जो है नैल का हमें प्रतिबिंब बताना है। यहाँ पे लिखा है नैल, यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया है, तो क्या बनेगा? जस्ट इसका अपोजिट बता दीजिए। एल ऐसे बनेगा ना सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए या तो डी या तो सी बनने वाला। ठीक है, फिर ए तो रहेगा ही। एन देखिए, एन क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा कर सकता है। तो देखिए
पैटर्न को कौन पूरा कर रहा है? इसमें दोस्तों यहाँ पे आपके ऐसे आएगी ना पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आपको ऐसे आएगा, ठीक। कौन सी मैच कर रही है इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपकी मैच कर रही है, राइट आंसर डी। ये पूरे घूमने के बाद थोड़ी सी आएगी, फिर ये से ट्रायंगल शेप में बनेगी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है? विषाणु से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स, छोटी माता, आंसर बनेगा सी। रोग के संपूर्ण जो है शरीर के जो है रोग के कारण संपूर्ण शरीर में जो है पीतिकाएँ हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, तो x का y% होगा, x गुने y/100, यही ना लिखेंगे दोस्तों। x का y% इक्वल ये आ जाएगा xy/100, xy/100, आंसर बनेगा, राइट आंसर ए बनेगा हमारा। अगला प्रश्न देखें, क्या है हमारा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट बताइए कहाँ पे दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, आंसर बनेगा बी। यह जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट है ना। इसके मध्य भाग के जो है धसाव के कारण राइन भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। अगला है, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है दोस्तों? इंडो ग्रीक का मिश्रण है। कुषाण शासनकाल में जो है गंधार मूर्ति कला का विकास हुआ। भारतीय जो है शिल्पकारों का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है स्थिति गंधार में ग्रीक, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ, जिससे इंडो ग्रीक मिश्रित कला शैली का विकास हुआ, ठीक है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियाँ दोनों शैली में बनाई गई है। गंधार कला के प्रभाव से मथुरा शैली का विकास हुआ है। अगला हमारा कि 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन की परमाणु होंगे? कितना होगा दोस्तों? तो 6.022 गुणे 10⁻22 और 3.011 गुणे 10⁻22, आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ए डी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता, बी और सी बहनें हैं, बताएं कि सी ए से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे बोला ए डी का भाई है, ठीक है, ए जो है डी का भाई है, ठीक है, ये भाई है, और डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, ठीक है, ये पिता, दोनों भाई हो गए, यानी इसके ये चच्चा लगेंगे, ठीक है, मतलब बी के चच्चा ए हो गए, ठीक है। अब बोल क्या है, बी सी बहनें हैं, बी और सी बहनें, ठीक है, यहाँ पे सी ये दोनों बहनें हैं, ठीक। अगले क्या बोल रहा है, तो बताएं सी का ए से क्या, सी का ए से क्या संबंध है? तो ये भी तो चाचा ही कहेंगे ना इसको, तो आंसर क्या बनेगा? भतीजी होगी, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें कि निम्न घटनाओं का जो है यथाक्रम सही होगा। क्या सही क्रम होगा दोस्तों? तो आंसर ए बनेगा। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है, ठीक है, 1916 में होता है, 1916 में। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 और 22 में होता है, ठीक है। और साइमन कमीशन आता कब है? 1928 में। और उसके बाद जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में होता है और 34 तक चलता है। और आपको बता देते दोस्तों बंग भंग आंदोलन होता कब है? ये आंसर तो यहाँ पे ए हो गई, आपसे पूछ रहे हैं बंग भंग आंदोलन जो होता है 1905 में होता है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट 1919 तो पता है, और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में। अगला प्रश्न देखें, इसको बताना है कि क्या फॉर्मेशन होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो आपके पास की पावर 3 लिखी हुई है इसे कैसे बनाएंगे? तो 0.75 है, इसको हटाइए, 100 लिखिए, काटिए इसको 25 तिहाई 25 चौका, 3/4 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब करिएगा 27 और 4 का करिएगा तो 64। तो 27/64 कौन है? 27/64 ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला प्रश्न देखें कि संख्या श्रेणी में अगला अंक बताना है आपको। देखिए ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा, ये 2 को अभी नहीं लेना है, ठीक है। फिर 9 को लीजिए, ये 3 का स्क्वायर करिए 9 होगा। फिर 4 को अभी नहीं लेना है, 5 को लीजिए, 5 का स्क्वायर करिए तो 25 आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना आप 1 3 5, तो अगली क्या आने वाली है? 7 का होल स्क्वायर करिएगा तब तो 49, आंसर तो आपकी बी आ गई। अब देखिए ये 2 4 को क्या करना है दोस्तों, तो 2
से यहाँ 2 बढ़ा 4, 4 में 2 भरा 6, 6 में 2 भरेगा तो अगली संख्या 8 आएगी। बट हमारे यहाँ पे उससे पहले वाला चाहिए, तो आंसर हमारा राइट आंसर बी बन गया 49। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे दिया गया क्या है, 0.27 की पावर रेकरिंग है ना, यानी 27 बार बार आ रहा है दोस्तों। तो इसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, आपको पता है p/q के फॉर्म में इसे कर सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 27 पॉइंट में है तो इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो ये आ जाता है 99। ठीक है, ये हमारे पास 27/99, इसे और छोटा भी कर सकते हैं 9 से मल्टीपल करके, 9 3 जा और 9 से 11, यानी 3/11 भी कर सकते हैं या 27/19 भी रख सकते हैं 99। तो आंसर हमारा राइट आंसर क्या बन गया, ए बन गया। अगला प्रश्न देखें कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। तो वो कौन सी घटना थी दोस्तों, तो वो आंसर बता दें आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड थी। आंसर यहाँ पे ए बनेगा, है ना। जमनालाल बजाज जो थे वो भी अपनी उपाधि लौटा दिए थे, जो गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं, और गांधी जी भी अपना उपाधि लौटा दिए थे, सर की उपाधि लौटा दिए थे। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल को होती है ये घटना दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को होती है। इसी के विरुद्ध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा देती है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।